Yes, good afternoon students. Yes, good afternoon online students. So today is the first day of your CA Intermediate Accounting subject. So first मैं मेरी इंट्रोडक्शन देती हूँ, फिर आपकी इंट्रोडक्शन लेते हैं एंड देन हमारे सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन लेते हैं. सो आई एम CA साइली लिमय. आई एम फाउंडर ऑफ CA साइली सक्सेस मंत्रा प्रोफेशनल एकेडमी and I teach account subject at CA Foundation and CA Intermediate level, and we conduct test series at all three levels: CA Foundation, CA Intermediate and CA Final. So हमारी एकेडमी जो स्टार्ट हुई है वो 7 years ago 2017 में हमारी एकेडमी स्टार्ट हुई and till now we have total 18 ऑल इंडिया रैंकर्स at various levels. So पहले फाउंडेशन में भी रैंक निकालते थे. सो फाउंडेशन इंटर फाइनल के मिला के टोटल 18 रैंकर्स है एंड टोटल अभी तक अराउंड 500 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो चुके हैं जिन्होंने CA फाइनल में हमारे इधर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी. एंड अभी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं CA इंटरमीडिएट अकाउंट्स सब्जेक्ट की बैच फॉर May 2025 एग्जाम. सो मेरी इंट्रोडक्शन तो हो गई. अभी क्लासरूम के स्टूडेंट्स पहले आप आपकी इंट्रोडक्शन दो, आपका नाम एंड आपका कॉलेज कौन सा है एंड आप ओरिजिनल सिटी कौन सी है. यस. पुणे. यस. नेक्स्ट. ओके ओके. Direct entry route. Okay, Riddhi, just give your introduction, your name, you are from which college and you are from foundation route or direct entry route. Yes, you just write in chat box. यस, रिद्धि उसकी इंट्रोडक्शन दे रही है. तब तक मैं आपको बताती हूँ कि एडवांस अकाउंटिंग इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट एंड जैसे नाम में है एडवांस, तो एक्चुअली एडवांस लेवल है बट डरने की कुछ भी बात नहीं है. आपने क्योंकि अकाउंटिंग पहले से किया हुआ है 11th 12th CA फाउंडेशन. सो इसमें अभी इंटरमीडिएट के अकाउंट्स में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो कुछ चैप्टर्स न्यूमेरिकल बेस्ड होने वाले हैं, दैट इज सॉल्विंग वाले, एंड कुछ चैप्टर्स आपने ऑलरेडी सुना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब क्या है, बेसिकली रूल्स है फॉर डूइंग द अकाउंटिंग. सो जैसे हमें अगर टू व्हीलर चलानी है तो आपको ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वैसे अकाउंटिंग करते वक्त कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिया हुआ है. सो आप लॉ ऑलरेडी पढ़ रहे हो CA फाउंडेशन से, सो आपको रूल्स लॉ पढ़ना एंड इंटरप्रेट करना ऑलरेडी आता है. वैसे ही अभी अकाउंट्स में भी हमें करना है कि अकाउंट्स के रूल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, उनको इंटरप्रेट करना है एंड उसके ऊपर फिर कौन से टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं. एक तो सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, नहीं तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. सो कुछ तो केस दिया जाएगा जैसे लॉ में दिया जाता है. सो एक सिनारियो होगा एंड आपको वहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के प्रोविजंस एक्सप्लेन करके उसका आंसर लिखना है. ठीक है. सो ये दोनों टाइप के चैप्टर्स एडवांस अकाउंटिंग सब्जेक्ट में होने वाले हैं. ओके, रिद्धि इज फ्रॉम KHS एंड फाउंडेशन रूट. ओके, टोटल अभी एडवांस अकाउंटिंग में करना दे दो भाभी 3 मॉड्यूल्स आपको मिलने वाले हैं. ओके, घर पे 3 मॉड्यूल्स आए हैं ना, चेक करो. एंड टोटल चैप्टर्स अभी एक एक मॉड्यूल ओपन करके हम देखते हैं कि क्या चैप्टर्स है. सो फर्स्ट मॉड्यूल में ओपन हो रहा है, 1 मिनट रुको.
टोटल कितने चैप्टर्स है पता है किसी को? एडवांस अकाउंट में 15 चैप्टर्स है टोटल। यस, एडवांस अकाउंटिंग का मॉड्यूल 1 4 चैप्टर्स है टोटल। ओके, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो किन के लिए एप्लीकेबल है, किन के लिए कंपलसरी है एंड किन के लिए रिकमेंडरी है। तो जो कंपनीज है, कंपनीज के लिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपलसरी है। ओके, सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप एलएलपीज के केस में इट्स रिकमेंडरी। सो उसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मेनली मीनिंग दिया है, बेनिफिट्स, ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेबिलिटी। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। ओके, इसमें सिर्फ इंट्रो है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो 4 मार्क्स का आता है। सो बेसिकली ये जो तीनों चैप्टर्स है ना, फर्स्ट 3, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर वेटेज कुछ भी नहीं है। आया तो 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन। सेकेंड, इसमें फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो ये सेम नाम का चैप्टर हमें सीए फाउंडेशन लेवल में भी था। ओके, वो भी पहले ही मॉड्यूल में ऐसे ही था। सो इसका भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंस नहीं है। इसमें जस्ट आपको सारे डेफिनेशंस दिए हुए हैं जो अकाउंट्स में लगते हैं। थर्ड इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ एज, किनको एप्लीकेबल है किनको नहीं है वो दिया हुआ है। यहाँ से एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नंबर दिए हुए, जैसे लॉ में एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो यहाँ पे नंबर्स है। ओके, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को उन्होंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सो चैप्टर 4 का नाम देखो क्या है, पढ़ो, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर मतलब क्या, उन दोनों वर्ड्स का मीनिंग बताती हूँ। अकाउंट्स में क्या होता है, जो चीजें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हो, उस रिकॉर्डिंग को प्रेजेंट करना बोलते हैं। ओके, एंड डिस्क्लोजर मतलब नोट्स टू अकाउंट्स। सो कंपनी के केस में बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स दिए जाते हैं एंड वहां पर डिस्क्लोजर्स होते हैं। सो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिलेटेड, मतलब अगर डिस्क्लोज करना मतलब कहाँ पर लिखना, नोट्स टू अकाउंट्स में, एंड प्रेजेंट किया है मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आया है, आइदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया है या बैलेंस शीट में आया है। सो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। आज फर्स्ट डे को ही सारे नाम नंबर लर्न नहीं हो जाएंगे, बट सिर्फ सुनो कि क्या नंबर है, क्या नाम है। तो फर्स्ट इज AS1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। सो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हो उसका डिस्क्लोजर देना कंपलसरी है। एग्जाम्पल, आपको जो फाउंडेशन में आपने सीखा है उसका एग्जाम्पल का बेस लेते हैं हम। आपने इन्वेंट्री टॉपिक में फीफो, वेटेड एवरेज, लीफो, इस टाइप के मेथड्स सीखे थे। फीफो, हाँ करेक्ट, WDV एंड SLM वो डेप्रिसिएशन में था। तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी है, ठीक है, उस बिजनेस की। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर शॉपिंग के लिए जाते हो एंड वहां पर लिखा होता है कि नो एक्सचेंज पॉलिसी, सो एक्सचेंज करके नहीं मिलेगा आपको, या नो रिफंड पॉलिसी, तो वो उनकी बिजनेस करने की पॉलिसी है, मतलब वो उनका रूल है उनके बिजनेस का। तो वैसे ही अकाउंटिंग करते वक्त उस बिजनेस ने, उस एंटिटी ने कौन सी पॉलिसी फॉलो की है, मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन करते वक्त फीफो फॉलो किया है या वेटेड एवरेज फॉलो किया है, कौन सी पॉलिसी फॉलो की है, उसका डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में देना पड़ता है। ठीक है, अगर डेप्रीसिएशन के केस में वो मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाई है, WDV मेथड लगाई है, उसका डिस्क्लोजर देना है। तो उसके रिलेटेड रूल्स दिए हैं AS1 में। सेकेंड स्टैंडर्ड इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट।
नंबर्स जो है वो लाइन में नहीं रहने वाले हैं, 1 2 3 4 लाइन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नंबर यहाँ पर नहीं मिलेंगे क्योंकि उन्होंने कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड किया है, ठीक है। 1 to 29 टोटल 1 to 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, 1 to 29, बट उसमें दो स्टैंडर्ड्स नहीं है, AS6 एंड AS8। सो मैं जब CA कर रही थी तब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, तो अभी वो कहाँ पर गायब हुए, तो उसको दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मर्ज किया गया है। AS6 का नाम था अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन, तो वो पूरा का पूरा कट पेस्ट किया गया है AS10 में। AS10 का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब वो फिक्स एसेट का नाम है दूसरा। तो AS10 में ही आपको अभी डेप्रीसिएशन के रूल्स है, एंड AS8 का नाम था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अकाउंटिंग रिलेटेड टू एसेट्स बेस्ड। AS19 में है वो लीजेस, हाँ सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके ऊपर। सो AS8 जो मैं बता रही थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वो AS8 निकाल के उसका सारा कंटेंट AS26 में गया है। सो हमें 1 to 29 नंबर दिखेंगे, बट टोटल AS कितने हैं, 27 है, क्योंकि दो नहीं है, 6 and 8 नहीं है, वो डिलीट कर दिए हैं, मतलब सिलेबस से नहीं, AS ही नहीं है ऐसा कुछ, AS6 ऐसा है ही नहीं और AS8 भी कुछ नहीं है क्योंकि उसका कंटेंट मर्ज किया हुआ है। सो यहाँ पर नंबर सीक्वेंस में नहीं मिलने वाले आपको। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। AS17 इज सेगमेंट रिपोर्टिंग, सिर्फ नाम पढ़ रही हूँ, कुछ भी आज एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तभी के तभी मैं एक्सप्लेन करते जाती हूँ। AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, AS20 अर्निंग्स पर शेयर, AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो आज सिर्फ नाम देखो क्या है उसके, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएंगे, क्योंकि आपको नाम है, नंबर लिखना कंपलसरी है आंसर में। एज के नंबर एंड नाम जो इंस्टीट्यूट ने रखा है वही नाम लिखना पड़ेगा, हमारा खुद का नाम क्रिएट नहीं करना है वहां पर। नाउ मॉड्यूल 2। सो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हो गए मॉड्यूल 1 के, उसमें से 4th चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी मॉड्यूल 2 में 5 to 10 है। अभी एसेट्स बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इसका थोड़ा पार्ट आपका हो चुका है CA फाउंडेशन में इन्वेंट्री टॉपिक में। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो इसमें ही अभी डेप्रीसिएशन के रूल्स है जो आपने सीखे हैं CA फाउंडेशन में, डेप्रीसिएशन नाम का टॉपिक था वहां पर। AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, AS16 बोरोइंग कॉस्ट, AS19 है देखो लीजेस, AS26 इंटेंजिबल एसेट्स, AS28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। सो एसेट्स रिलेटेड ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। देन नेक्स्ट इज, अभी एसेट्स हो गए, लायबिलिटी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 ही है, AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, AS29 प्रोविजंस कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट एसेट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन आइटम्स इम्पैक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 4 है वो, AS4 कॉन्टिंजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS11 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, एंड AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। उसके बाद रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रेवेन्यू मतलब इनकम, तो उसमें 2 ही है, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। देन नेक्स्ट इज अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसमें 2 ही है, AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड AS14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशंस। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें 3 स्टैंडर्ड्स आते हैं, AS21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, AS23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स
in CFS, Consolidated Financial Statements. A is 27, Financial Reporting of Interest in Joint Ventures. So ये हो गया मॉड्यूल 2. So यहाँ तक 10 चैप्टर्स हो गए एंड 11 to 15 चैप्टर्स आर इन मॉड्यूल 3. So टोटल 15 चैप्टर्स हैं. इथं आता यातला चैप्टर 11 इज कंपनी अकाउंट्स. चैप्टर 11 में 2 पार्ट्स है. फर्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज एंड यूनिट 2 इज कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपको दिया हुआ है. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इसमें हम सम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस. एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखा था हमने. कौन से कैटेगरी में देखा था याद है? AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट. अभी जो लिस्ट पढ़े ना हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, सो AS3 कौन से कैटेगरी में देखा था? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में. ओके नहीं, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उस कैटेगरी में AS3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट. मॉड्यूलच ओपन व्हायला वेळ लागतोय का? मॉड्यूल 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज. इसमें 2 यूनिट्स है. प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर हमारा फाउंडेशन में हो चुका है. फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फाउंडेशन में नहीं था लेकिन 12th स्टैंडर्ड में था आपको. उसमें क्या दिया जाता था? ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स. एंड उससे आप ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे. तो अभी यहाँ पे हमें कंपनी के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनता है वो देखना है. सो कंपनी का बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट करना है यूनिट 1 में. एंड यूनिट 2 में हमें करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. देन ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्विंग वाले चैप्टर्स हैं. ओके, सो सॉल्विंग में आपको कॉन्फिडेंस आता है ना? थेरी में भी आ जाएगा क्योंकि हम राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करने वाले हैं. सो 12 बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज चैप्टर 12. 13 इज अमलगमेशन ऑफ कंपनीज. अमलगमेशन नाम से अभी हमने एक AS भी देखा. AS 14 जो है उसमें रूल्स है अमलगमेशन के. उसके बाद 14 में है अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज एंड 15 में है अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेस. सो ये चैप्टर्स के सिर्फ नाम देखे हमने, मीनिंग डिटेल में किसी का भी नहीं देखा है अभी तक. जस्ट इंट्रोडक्शन के हमें 15 चैप्टर सीखने हैं अकाउंट्स में. क्या? हाँ यस वो 14 मार्क्स का ही वेटेज है उसका. अमलगमेशन, कंसोलिडेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक ही क्वेश्चन. अभी हम क्वेश्चन पेपर ही देखते हैं. सो आपको एक अंदाजा आ जाएगा. सो फाउंडेशन में आपने ICAI BOS नॉलेज पोर्टल देखा होगा ना ऑलरेडी? हाँ, बुक माय शो वाले. हाँ सिंगल एंट्री तिकडे शिफ्ट केले. हां हो, इथे सगळे अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स आले ना वरचे, जे आधी फायनलला होते अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स किंवा ॲडव्हान्स अकाउंट्समध्ये होते. पहले 2 अकाउंट्स थे ना, एक ग्रुप 1 में अकाउंट्स था एंड एक ग्रुप 2 में था. सो अभी ग्रुप 2 में जो एडवांस अकाउंटिंग था वहाँ का सिलेबस इधर आ चुका है. सो स्टूडेंट्स में जाके BOS नॉलेज पोर्टल वहाँ पर गए आप,
स्टडी मटेरियल अभी हमने देखा, अभी पास्ट पेपर्स देखते हैं। रिवीजन टेस्ट पेपर्स यहाँ पर होते हैं, पता है आपको। उसके बाद सजेस्टेड आंसर्स हैं पास्ट पेपर्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स इंटरमीडिएट। पेपर पैटर्न बताओ क्या है। हाँ, 30 मार्क्स के MCQs है एंड 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है। एंड निगेटिव मार्किंग है या नहीं है? नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, कौन से भी सब्जेक्ट में नहीं है। एंड सारे सब्जेक्ट्स में 30% MCQs है, 70% डिस्क्रिप्टिव है, निगेटिव मार्किंग नहीं है कौन से भी। सो जय माता दी कर सकते हो। सो देखो यहाँ पर 70 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर अपलोड होता है। सो जो MCQs आते हैं वो कहाँ पर भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। वो एग्जाम में भी आपको 2 अलग अलग सेट मिलेंगे क्वेश्चन पेपर के। 30 मार्क का क्वेश्चन पेपर का शीट अलग मिलेगा MCQs का, एंड 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव का पेपर शीट अलग मिलेगा। एंड आंसर शीट जब आप वापस करोगे सुपरवाइजर को, तभी आपको MCQ वाला क्वेश्चन पेपर भी वापस करना है, ठीक है। सो MCQs डिस्क्लोज ही नहीं होते हैं कहाँ पर भी। एंड यहाँ पर भी वो देखो सिर्फ 70 मार्क्स का अपलोड करते हैं पेपर। पार्ट 1 पार्ट 2 2 पार्ट्स में आपका पेपर है। पार्ट 1 कंप्राइजेस MCQs, पार्ट 2 कंप्राइजेस डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स। Ensure that you receive the question paper relating to both the parts. Answers to MCQs in part 1 are to be marked on the OMR answer sheets as given on the cover page of descriptive answer book. So जो आंसर बुक आपको टेस्ट सीरीज को प्रोवाइड की जाएगी 50% एंड फुल सिलेबस के टाइम, तब ऐसे ही आंसर शीट है जिसमें MCQs के लिए OMR शीट दी हुई है, ठीक है। सो मेन एग्जाम में जैसे आंसर शीट मिलती है वैसे ही सेम आंसर शीट आपको टेस्ट सीरीज के टाइम मिल जाएगी। आंसर्स टू क्वेश्चंस इन पार्ट 2 आर टू बी रिटन इन द सेम डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक। OMR आंसर शीट्स गिवन ऑन द कवर पेज ऑफ डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक विल बी इन इंग्लिश ओनली फॉर ऑल कैंडिडेट्स। बारकोड स्टिकर का दिया है। हाँ, और ये जो क्वेश्चन पेपर का पार्ट है MCQs का, वो डायरेक्टली आपको 2 बजे मिलता है। सो जो क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम होता है 15 मिनट्स, उसमें सिर्फ ये 70 मार्क्स का ही मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए। अभी इसमें क्या है देखो, क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 6 क्वेश्चंस ऑफ 14 मार्क्स ईच। एंड उसमें से वो पैटर्न फाउंडेशन अकाउंट्स जैसा ही है। क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी, सिर्फ उसमें ट्रू और फॉल्स नहीं है विथ रीजन। सो क्योंकि ऑलरेडी 30 मार्क्स का MCQs है ही, करेक्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो अभी ये क्वेश्चन 1 कंपल्सरी 14 मार्क्स का भी हो सकता है एक ही क्वेश्चन। एंड आउट ऑफ रिमेनिंग 5 एनी 4 सॉल्व करने हैं आपको। सो ये 1 + 4 ऐसे आप टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 14 मार्क्स ईच। सो 14 × 5 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो गया। वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। सो पार्ट 2 देखो, यहाँ पर 7 मार्क्स का है। क्वेश्चन इट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 7 मार्क का दूसरा क्वेश्चन है। ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है। देन क्वेश्चन 2 देखो 14 मार्क्स का है डायरेक्टली। सो आपको ग्रुप 1 के टैक्स एंड अकाउंट सब्जेक्ट में ऐसे 14 मार्क्स के डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। लॉ में तो डायरेक्टली 14 मार्क्स का नहीं आएगा। सो ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है 14 मार्क्स का। 3A 7 मार्क्स का है। सो 7 का बाइफर्केशन या 14 मार्क्स के देखो, ये भी क्वेश्चन 14 मार्क्स का है। ये है मानस आई थिंक अमलगमेशन का, अभी तुम बोल रहे थे ना। क्वेश्चन 5 भी 14 मार्क्स का है। सो इट इज रिलेटेड टू कंसोलिडेशन आई थिंक। हाँ, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। एंड 6A आई थिंक 4 मार्क्स का है।
ए में उन्होंने और दिया है, हाँ, आइदर और 4 मार्क्स एंड 6, 4 4 6। पेपर पैटर्न समझ में आ गया। अभी आप में से किसी एक का मुझे लॉगिन लगेगा मॉक टेस्ट एंड एमसीक्यूज दिखाने के लिए। WRO नंबर लगेगा आपका एंड बर्थ डेट। हाँ, एक ही मिनट, यहाँ से मॉक टेस्ट सिर्फ ओपन हो रहा है क्या देखते हैं। हाँ, देखो यहाँ पर सिर्फ अनाउंसमेंट मिलती है। हाँ, अभी मॉक टेस्ट के लिए क्या करना पड़ता है आपको? VOS को लॉगिन करना पड़ता है। यहाँ से सिर्फ आपको मॉक टेस्ट क्या टाइम टेबल मिलेगा एंड डाउनलोड करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा एंड वहाँ पर MCQs भी है, वो भी दिखाती हूँ। यस, हो नाही आता झालं, पण झालं। येस, बताओ नंबर। WRO 079 6698। बर्थडे 19 अप्रैल 2000। यावेळेला होईल माणूस, काही प्रॉब्लेम नाही येणार। 2005। ओके, आपका WRO एंड बर्थ डेट डाल के लॉगिन करना है आपको एंड देन यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट पेपर्स एंड MCQ पेपर प्रैक्टिस। सो पहले MCQ पेपर प्रैक्टिस देखते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद ये देखो टोटल उन्होंने दिया है अकाउंटिंग के 350 MCQs है, लॉ के 387, नहीं सॉरी ये इसका है, फाउंडेशन का है क्या, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आया है 582 एंड 396। हाँ हाँ, तुम्हारा अभी तक फाउंडेशन का ही लॉगिन है ना, इसलिए तुम्हें ये आ गए MCQs। रुको, मुझे इंटर के दूसरे स्टूडेंट का लॉगिन करके बताना पड़ेगा आपको। तुम्हारा अभी तक इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ना, सो तुम अभी तक मेल नहीं आया है ना इंस्टीट्यूट से। सो तुम्हारे लॉगिन में अभी यही मतलब फाउंडेशन लेवल का ही दिख रहा है। जब तुम्हें ईमेल आ जाएगा CA इंस्टीट्यूट से कि यू आर रजिस्टर्ड फॉर CA इंटरमीडिएट, उसके बाद आप लॉगिन करोगे तो आपको इंटर लेवल के MCQs दिखेंगे। 10-12 डेज में हो जाता है। झालाय, ओके, मग अजून 7 दिवसात येईल। त्यानंतर ऑर्डर करायचे, हो, मेल नंतर। हां बरोबर, 18,000 आहे का आता? ओके, हो हो हो, आणि त्यातच बुक्स येणार, बुकसाठी परत पेमेंट नाही करायचं आहे काही। हां, CDSला लॉग इन करून बुक्स ऑर्डर करायचे, जसं फाउंडेशनला केलेलं सेम तसंच। काय? हां हां हां, ऑर्डर करताना अप्लाय कूपन करायचं असतं, तिथे मग नील होते अमाऊंट। नाही, डायरेक्ट तिथेच येतं अप्लाय फॉर कूपन, मेलवर नाही येत। जेव्हा आपण लॉग इन करतो ना तेव्हा जिथे बुक्स ऑर्डर केल्यावर बुक ऑर्डरची टोटल अमाऊंट पेएबल येईल आणि त्याच्या खाली अप्लाय कूपनवर क्लिक केलं की ती आपोआप अमाऊंट नील होऊन जाते। हां, हो, नाही नंतरच, हो, नाही। 0830 हो,
हो ती देणार आहे ना. हो क्वेश्चन बँक. सो ये लॉगिन किया है. अभी MCQ पेपर प्रैक्टिस देखो. सो ये MCQs दिए गए हैं फॉर ऑल 6 सब्जेक्ट्स. ठीक है. सो मैं अभी अकाउंट्स का सिलेक्ट कर रही हूँ. स्टार्ट न्यू प्रैक्टिस सेशन पे क्लिक करना है आपको. MCQ असेसमेंट एंड केस सिनारियो असेसमेंट. सो आपको डायरेक्टली MCQs भी आने वाले हैं एंड कुछ MCQs के लिए पहले केस स्टडी दी रहेगी एंड केस स्टडीज के ऊपर 4-5 MCQs रहेंगे. ठीक है. तो दोनों की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं. सो मैं नॉर्मल MCQ अभी ओपन किया, फिर एडवांस अकाउंटिंग, उसमें सिलेक्ट चैप्टर. सो एक एक चैप्टर सिलेक्ट करके. सो अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज मैंने चैप्टर सिलेक्ट किया. सिलेक्ट MCQ लेवल. सो 3 लेवल्स में उन्होंने डिवाइड किया है. हम एट अ टाइम तीनों लेवल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड स्टार्ट MCQ असेसमेंट. डू यू वांट टू स्टार्ट? ओके. एंड देन यहाँ पर MCQ सॉल्विंग स्टार्ट करना है. जैसे जैसे आपने स्टार्ट बोला तो यहाँ पर टाइमर स्टार्ट हो रहा है. देखो टाइमर स्टार्ट हो गया है. टोटल 8 क्वेश्चंस हैं. ग्रीन डिनोट्स अटेम्प्टेड, स्काई ब्लू डिनोट्स नॉट अटेम्प्टेड, ब्लू डिनोट्स रिमेनिंग. सो अभी मैंने रैंडमली कुछ तो अटेम्प्ट किया. तो ग्रीन मतलब ग्रीन डिनोट्स अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट हो गया. एंड ये नेक्स्ट करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा. सो अभी मैं रैंडमली सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ. यहाँ पर ऐसे रिजल्ट आ जाता है. ठीक है. सो देखो यहाँ पर ग्रीन इज माय आंसर, हमने जो सिलेक्ट किया था वो. एंड योर आंसर एंड सॉरी योर आंसर नीचे दिया गया है एंड करेक्ट आंसर उन्होंने ग्रीन में. अभी लकीली दोनों मैच हो गए हैं. हमने रैंडमली सॉल्व किया था. हाँ अभी यहाँ पर देखो एक्चुअली करेक्ट आंसर क्या था, 3rd नंबर का, और हमने सिलेक्ट किया था ऑप्शन 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सो ये रॉन्ग हुआ तो हमारा आंसर रेड में आ जाता है. उनके आंसर के साथ मैच हो रहा है तो ग्रीन आ रहा है. सो आपको इमीडिएटली उसका रिजल्ट भी मिल जाता है. ठीक है. सो हमें ये चैप्टर खत्म होने के बाद इमीडिएटली MCQ सॉल्व करने हैं. सो हमें क्या ध्यान में रखना है कि अगर हर सब्जेक्ट में 30% MCQs है तो मिनिमम 28 आने चाहिए हमें MCQs में मिनिमम. एंड आउट ऑफ तो आ गए तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि कैसे एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर है और आपने MCQ प्रैक्टिस सॉल्व की तो यहाँ पर आउट ऑफ मिलना पॉसिबल है. सो अगर 30 आउट ऑफ 30 आ गए तो आउट ऑफ 70 अगर 35 भी मार्क्स आ गए तो 65 स्कोर हो जाता है हमारा. सो MCQs में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, वो ध्यान में रखो. एंड उसके लिए सिर्फ कंसेप्ट्स क्लियर होके फ़ायदा नहीं है, उसकी भी अलग से सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे आप डिस्क्रिप्टिव की करते हो वैसे. सो MCQ के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा. एंड मॉक टेस्ट पेपर्स के लिए भी लॉग इन ही करना पड़ेगा. सो सारे सब्जेक्ट के MCQs आप यहाँ से सॉल्व करोगे. MCQ मध्ये फक्त theory आहे का की आपलं प्रॅक्टिकल क्वेश्चन? प्रैक्टिकल भी है. टैक्सेशन में भी प्रैक्टिकल सॉल्व करना है एक्चुअली आपको. हाँ अकाउंट्स मध्ये पण असं अकाउंट्स में भी है. आणि मग असं येणार का क्वेश्चन्स की सपोज 3 to 4 मार्क्स का आणि त्या रिलेटेडच ते सगळे 3 to 4 MCQs आहेत? हो जनरली एक MCQ आइदर 1 मार्क या 2 मार्क्स का है. सो जो केस स्टडी बेस्ड है. इकॉनॉमिक्स सारखा ते केस स्टडी बेस्ड घेतात आणि एकच क्वेश्चन हाँ ते आणि 4 क्वेश्चंस. यस दैट इज केस सिनारियो बेस्ड MCQs. वो भी आने वाले हैं ना. अभी जो मैंने दिखाया वो कैसे थे, एक एक सिंगल MCQs थे. अभी ये नीचे देखो ये केस सिनारियो बेस्ड है. 16 केसेस उन्होंने दिया है. एक केस पे 3 to 4 MCQs रहेंगे.
सो स्टार्ट न्यू प्रैक्टिस सेशन, केस सिनारियो, एडवांस अकाउंटिंग। 16 केस सिनारियोज दिए उन्होंने, 15 है, सो मैं 15 मैंने सिलेक्ट किया। देन नेक्स्ट। सो ये कब सॉल्व कर पाएंगे हम? जब हमारा सारा सिलेबस हो जाएगा। कौन से भी सिलेबस पे वो पूछ सकते हैं ना, कौन से भी चैप्टर्स पे। सो देखो 4 MCQs है इस पे, इसी कंटेंट पे, केस पे, ठीक है। सो मैं अभी पूरा वो सॉल्व नहीं कर रही हूँ। सो MCQs कहाँ से सॉल्व करने हैं वो बताया मैंने। एंड मॉक टेस्ट भी अभी आपको डायरेक्टली बाहर नहीं मिलेगी, वो आपको यहाँ से मिलेंगे सारे पेपर्स। सो मई 2023 से आगे सभी है, क्लिक हियर। एंड यहाँ पर क्वेश्चन पेपर एंड आंसर्स है, ठीक है। सो आपका न्यू सिलेबस तो मई 24 से है। सो आप मई 24 के आगे के देखो। एंड जो प्रीवियस सिलेबस था ओल्ड वाला, उसके मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक से मिल जाएंगे। मई 24 के आगे के आप यहाँ से सॉल्व करो, ठीक है। सिलेबस समझ में आ गया, मॉक टेस्ट क्या होता है, MCQs वो समझ में आ गया। नाउ वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर टुडे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको प्रिंट दिया है मैंने। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप PDF में डिस्प्ले कर रही हूँ एंड आप वेबसाइट से अभी स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है CA इंस्टीट्यूट में, चैट बॉक्स में बताओ। हम ते आता बुक्स नाही ऑर्डर करू शकता। आप रजिस्टर्ड हो ये दिखना चाहिए ना पहले तो। पण नाही आपण ते CDS उघडतात ना ते, हाँ हाँ, प्रिंटरचा ऑप्शन येतो ना असं। बट फिर कूपन कैसे अप्लाय होगा? कूपन नाही आहे, पण नाही. पेमेंट सक्सेस झालं। हां, पण तो मेल यायला पाहिजे ना CA इन्स्टिट्यूटचा. हां, आत्ता तुला बुक्स ऑर्डर करता येतील, पण मग ते पेमेंट घेतील ना, कारण ओनली रजिस्टर्ड स्टुडंट विल गेट फ्री ना.
ओ, आय हॅव रिसिव्ड ईमेल फॉर इंटर बट स्टील फाउंडेशन दाखवते VOS ॲपमध्ये. व्हॉट शुड आय डू? रिसिव्ह ईमेल. ओके रिद्धी, सो आफ्टर क्लास सेंड मी युअर लॉग इन डिटेल्स, देन आय विल चेक. एकदा चेक करू आपण काय प्रॉब्लेम आहे ते. तिला आलंय कूपन, पण तिचं BOS लॉग इनला अजून पण फाउंडेशन दाखवते. रिद्धि, तुमने कब रजिस्टर किया था CA इंटरमीडिएट के लिए? इमिजिएटली आफ्टर रिझल्ट असेल केलं ते. 4 days 7th ऑगस्ट. 4 days नंतर. ओके, नाही तिने 7th ऑगस्ट म्हणते रजिस्टर केलं, तरी आलंय कूपन तिचं. एकदा चेक करू मग आपण सगळ्यांचंच लेक्चर झाल्यानंतर. सो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो फ्लो मतलब मराठी हिंदी में प्रवाह, करेक्ट? हाँ, सो फ्लो में कैश का फ्लो, कैश कहाँ पर फ्लो हो रहा है, तो कैश के फ्लो 2 टाइप्स के हैं, इनफ्लो एंड क्या होगा दूसरा फिर आउटफ्लो. इनफ्लो में मतलब क्या रहेंगे, रिसिट्स, एंड आउटफ्लो में क्या रहेगा, पेमेंट्स. सिर्फ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट. सो जैसे हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ओपन करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में, वैसे ही कंपनी के केस में हमें ये कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. ठीक है, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट का डेफिनेशन दिया है AS 3 में. सो आज एक स्टैंडर्ड का नाम आपको लर्न करना है एंड नंबर AS 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. डिफरेंशिएट ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. सो सेकेंड हमें क्या करना है, ये जो रिसिट्स है, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज दैट इज पेमेंट, उसको 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करना है. सो कौन सा भी आप बिजनेस इमेजिन करो, या आप अगर CA होने के बाद बिजनेस करते हो तो आपको 3 एक्टिविटीज से इनफ्लो आएंगे रिसिट्स, एंड आउटफ्लो भी 3 एक्टिविटीज से होंगे. सो फर्स्ट एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस इसका आउटफ्लो होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जो डेबिट साइड को पेमेंट्स आते हैं वो सारे डे टू डे एक्सपेंसेस, ये आउटफ्लो हुआ अंडर विच एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. नहीं 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 नाही, एक पार्ट होता ना तिकडे आपण डेप्रिसिएशन सगळं लेस करायचं जे नॉन कॅश होतं. हाँ, वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट करने के लिए. नाही नाही, ते तर सिंगल एंट्री नाही, कुठेच नव्हतं. नहीं. बैंक अकाउंट डिटरमाइन करायचं. हाँ, तो वो हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते थे बैंक बैलेंस निकालने के लिए. हाँ, एंड यहाँ पर इनफ्लो क्या होगा, प्रिंसिपल मतलब मेन, प्रिंसिपल वर्ड का मीनिंग मेन, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी. यहाँ पर इनफ्लो होगा, मतलब अगर किसी का मेडिकल का शॉप है तो सेल ऑफ मेडिसिन से उसका प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है. ग्रोसरी शॉप वाले के लिए सेल ऑफ ग्रोसरी, ओके, कपड़ों के लिए सेल ऑफ क्लोथ्स. तो दिस इज द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी. उससे जो इनफ्लो आएगा दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर ये इनफ्लो हो गया. ठीक है, सो जनरली इसमें सेल्स आएंगे. एंड अगर वो ट्रेडर नहीं है, वो अगर कंसल्टेंट है तो कंसल्टेंसी फीस उसका रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होगा. मतलब कंसल्टेंट्स मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स.
सो उसमें कौन कौन आता है, सीए आता है और लॉयर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर्स, ओके, सब ये सब क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उनके केस में जो फीस रिसीव्ड है वो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। सो ये हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के रिसीट्स एंड पेमेंट। सो इसको हम क्या बोलेंगे, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। अभी सेकेंड एक्टिविटी देखो कौन सा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ओके। सो आपने जो भी इनकम कमाया है उसको कहाँ पर इन्वेस्ट किया है। सो आपने कुछ एसेट्स परचेस किए हैं, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, तो ये क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, परचेस ऑफ एसेट्स, आपने नहीं लिखा तो भी चलने वाला है, हाँ, क्योंकि ये सब दिया हुआ है मॉड्यूल में। आपको लिखना है तो लिख सकते हो, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स, ये सब हो रहे हैं आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड इनफ्लो फिर क्या होगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड सेल ऑफ एसेट्स, उससे आपको कैश रिसीव होगी ना। सो दिस इज द इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो परचेस किया उसको ही सेल में लिखना है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ एसेट्स। एंड थर्ड एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो बेसिकली आपको इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को डिवाइड करना है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में। सो फाइनेंस मतलब जहां से आपको फंड्स जनरेट होते हैं, मतलब कैपिटल, ओनर जो इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल, एंड आप लोन लेते हो। सो कंपनी के केस में इशू ऑफ शेयर्स, ये इनफ्लो हुआ, इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये इनफ्लो हुआ। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो के एग्जाम्पल्स में इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स। ओके, सो यहां से आपको इनफ्लो आ रहा है, कैश जनरेट हो रही है, ठीक है। आउटफ्लो में देखो रीपेमेंट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो ये सब एग्जाम्पल्स हुए आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन, रिडम्पशन वर्ड का मीनिंग क्या है, रीपेमेंट। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इससे क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। अभी मैं आपको दो ट्रांजैक्शंस दे रही हूँ एंड आपको उसको बताना है कि वो कौन से एक्टिविटी में आने वाला है। 4 देती हूँ ट्रांजैक्शंस। ये ट्राई करो 4, आपके पास 3 ऑप्शंस है, एक तो वो ऑपरेटिंग होगा, नहीं तो इन्वेस्टिंग होगा, नहीं तो फाइनेंसिंग होगा। सो इंटरेस्ट हमें किस पे रिसीव होगा, आपने कहाँ पे तो इन्वेस्ट किया है, फिक्स डिपॉजिट या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई, फर्स्ट ओनली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ, दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड इनफ्लो है ना, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर इनफ्लो है। सो डिविडेंड रिसीव्ड भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया, आपने दूसरे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो आपको डिविडेंड रिसीव होगा। सो ये भी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर
आएगा एंड इट इज ऑल्सो इनफ्लो. देन नेक्स्ट इज डिविडेंड पेड एंड इंटरेस्ट पेड. आप डिविडेंड किसको पे करोगे? आपके शेयर होल्डर्स को. सो इशू ऑफ शेयर्स से आपको पैसे रिसीव हुए हैं अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड दिस इज आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. एंड इंटरेस्ट आप किसको पे करोगे? डिबेंचर होल्डर्स को आप इंटरेस्ट पे करोगे. सो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो हुआ. ठीक है. सो आपने क्या एक्टिविटी की थी? आपने डिबेंचर्स इशू किए थे. सो जिसकी वजह से आपको अभी इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है उनको. आपने अगर शेयर्स इशू किए तो शेयर होल्डर्स को आपको क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड देना पड़ेगा. सो इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड आउटफ्लो है, बट कौन से एक्टिविटी के अंडर? फाइनेंसिंग. एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड इनफ्लो है, बट कौन से एक्टिविटी के अंडर? इन्वेस्टिंग. क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा इसलिए आपको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव हुआ है. सो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुआ. एंड दिस इज आउटफ्लो. सो ये आपको अगर क्लियर है तो आपको चैप्टर बहुत इजी जाने वाला है, क्योंकि मेनली कंफ्यूजन स्टूडेंट्स का इधर ही होता है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में आइडेंटिफाई करना. सो ये 3 एक्टिविटीज में हमें ऐसे सबको डिवाइड करना है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो को. देन लर्न द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. सो काय झालं? काय झालंय? ब्लिंक झालं का? ओके. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. सो जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने वाले हैं उसमें सिर्फ कैश का फ्लो नहीं होगा, उसके साथ साथ कैश इक्विवेलेंट का भी फ्लो हमें देखना है. कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है उसकी डेफिनेशन दी हुई है AS3 में, उसको ही आप कैश इक्विवेलेंट बोलोगे. आगे देखेंगे हम डेफिनेशन. एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स है, एक है डायरेक्ट मेथड एंड एक है इनडायरेक्ट मेथड. सो CBSE जो CBSE एंड ICSE बोर्ड है उसमें 12th स्टँडर्ड को ही ये चॅप्टर है. ओके. त्यांच्या 12वी मध्ये हा चॅप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो बहुत इजी चैप्टर होगा ना, उनके 12th में है मतलब. ओके. सो यूनिट ओवरव्यू में डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग एंड कैश फ्लो का मीनिंग, एंड डिफ्रेंशिएट करना है आपको बिटवीन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है एज पर AS3. सो कैश फ्लो इज अ स्टेटमेंट जहाँ पर आपको रिकॉर्ड करना है कैश पेमेंट्स एंड कैश रिसीट्स. कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेनिफिट्स क्या है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ द एंटरप्राइज, आइडेंटिफाइज कैश जनरेटेड फ्रॉम ट्रेडिंग ऑपरेशन. सो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी जो है, मतलब सेल्स से कितनी कैश जनरेट हुई है. द ऑपरेटिंग कैश सरप्लस विच कैन बी अप्लाइड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स. सो हमें बेसिकली देखना है कि ऑपरेटिंग से जो कैश इनफ्लो आता है, मतलब सेल करके, उस कैश से हम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. सो कौन सी कैश कहाँ से आई है, कौन से एक्टिविटी से, एंड कहाँ पर अप्लाई हो रही है, ये कब पता चलेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजफुल प्रिपेयर करने के बाद. एंड देन इट इज़ यूजफुल फॉर प्लानिंग. मतलब हमारे खुद के फंड्स अगर सफिशिएंट नहीं है तो हमें लोन लेना पड़ेगा ना. सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से वो इनफ्लो आ गया. सो ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है कि हमारे कौन से एक्टिविटी से कितना इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहा है. सो सोर्सेस ऑफ कैश 3 सोर्सेस दिए उन्होंने, उस 3 सोर्सेस की वजह से वो 3 एक्टिविटीज में डिवाइड हो रहे हैं. सो इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये कहाँ पर जाएगा? ये कौन सी एक्टिविटी है? इशू ऑफ शेयर्स
एंड फाइनेंसिंग है, करेक्ट. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, correct. Sale of investments and other fixed assets is investing, and cash from operations is operating, correct. ये इनफ्लो का हुआ, वैसे ही एप्लीकेशन का दिया है. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, डिबेंचर्स एंड रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये कौन सी एक्टिविटी हुई? फाइनेंसिंग, करेक्ट. परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, हाँ, एंड अदर फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टिंग. पेमेंट ऑफ टैक्स, ऑपरेटिंग आएगा ये, क्योंकि ऑपरेशंस करके, बिजनेस करके वो इनकम आ रहा है एंड उस इनकम के ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हो, इसलिए वो आउटफ्लो हुआ अंडर ऑपरेटिंग. पेमेंट ऑफ डिविडेंड, फाइनेंसिंग, करेक्ट. आप शेयर्स इशू करोगे, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, एंड शेयर्स इशू किए उसके ऊपर आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा, एंड दिस इज लॉस ऑन ऑपरेशन इज ऑपरेटिंग. अभी कैश के मीनिंग में देखो क्या क्या है. कैश इंक्लूड, इसको अंडरलाइन करो अभी. दिस इज द डेफिनेशन एज पर AS3 इशूड बाय ICAI. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारी इंस्टीट्यूट इशू करती है. हाँ, सो ये इंट्रोडक्शन टू AS चैप्टर में दिया हुआ है. सो ये जो ड्राफ्ट होते हैं ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो हम ड्राफ्ट करते हैं. हम मतलब ICAI का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, जैसे आपका BOS है, बोर्ड ऑफ स्टडीज है, एक ग्रुप है, वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, वो टीम ड्राफ्ट करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को. सो AS3 में कैश में क्या इंक्लूड किया है? कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक. सो करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में आप जब ATM में जाते हो एंड कैश विड्रॉ करते हो ATM से, सो आपको इमीडिएटली कैश मिलती है. सो उस टाइप के डिपॉजिट्स को डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं. जब भी अकाउंट होल्डर डिमांड करेगा तभी कैश मिल जाएगी, बट फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट के केस में वैसे नहीं होता है, तो उनको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट्स, एंड ये है डिमांड डिपॉजिट. सो टाइम डिपॉजिट्स इंक्लूड नहीं है हाँ कैश के डेफिनेशन में, सिर्फ क्या इंक्लूड है? डिमांड डिपॉजिट्स. सो कैश एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक. देन अभी कैश इक्विवेलेंट के कंपोनेंट्स देखो क्या क्या है. शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, short term highly liquid investments that are readily convertible into known amount of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value. Significant risk मतलब बहुत risk, insignificant मतलब as good as no risk of change in value. तो अगर हमारी इन्वेस्टमेंट शेयर्स में है तो वहाँ पर रिस्क कैसी है? ऑफ चेंज इन वैल्यू, सिग्निफिकेंट रिस्क है ना. तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भले ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, 2 महीने 1 महीना, फिर भी वो कैश इक्विवेलेंट के मीनिंग में नहीं बैठ रही है, क्योंकि वहाँ पर रिस्क क्या है? सिग्निफिकेंट रिस्क है ऑफ चेंज इन वैल्यू. सो सिक्योरिटीज विथ शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड ऑफ से 3 months और लेसर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, उसको कैश इक्विवेलेंट ट्रीट किया जाएगा. हमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या पता है? शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 1 year, करेक्ट, एंड लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 year, ऐसे पता है. बट यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट के मीनिंग के लिए शॉर्ट टर्म मीन्स नॉट 1 year, इट इज 3 months और लेस देन 3 months. सो इसको बॉक्स करके रखो, 3 months और लेस देन 3 months. सो एग्जाम्पल में उन्होंने एक्विजिशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दिया है शॉर्टली बिफोर देयर स्पेसिफाइड रिडम्पशन डेट एंड बैंक डिपॉजिट विथ शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड्स. नाउ क्लासिफिकेशन, एक ही मिनिट रुको, शंतालाचा फोन होतो. हाँ बोल बोल. परत ट्राय करतेस का? बर,
हां, मग तू झूमचं सॉफ्टवेअर हे कर ना, डाउनलोड कर ना. हां हां. अरे मग अनइन्स्टॉल करून इन्स्टॉल कर झूम. हाँ हाँ ओके. अभी कैश फ्लो एक्टिविटीज़ को हमें इनफ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ एंड आउटफ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ वो समझा आपको. इनफ्लो इज कैश इंक्रीज और कैश रिसीट्स एंड आउटफ्लो इज कैश डिक्रीज और पेमेंट्स. Now classification of cash flow activities: operating activities, principal revenue generating activity. Investing activity means acquisition and disposal of long term assets and other investments. Financing activities मतलब changes in the size and composition of the owner's capital and borrowings. उसमें चेंज होना चाहिए साइज में एंड कंपोजिशन में चेंज इन साइज मतलब इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए एंड कंपोजिशन मतलब इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंसेस, अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे ना. तो चेंज उसमें होगा कंपोजिशन में जब शेयर्स हम इशू करेंगे, इक्विटी शेयर्स ज़्यादा इशू करेंगे कंपेयर टू प्रेफरेंसेस, तो कंपोजिशन क्या हुआ, चेंज हुआ उसका. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ डायरेक्टली चार्ट से करते हैं. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपको कैसे ढूंढने हैं कि इंडिकेटर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी हैव जनरेटेड सफिशिएंट कैश फ्लोज. सो इसका यूजफुलनेस दिया है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश जनरेट हुई है वो आप लोन रीपे करने के लिए कितना अवेलेबल है, टू मेंटेन द ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू पे द डिविडेंड एंड मेक न्यू इन्वेस्टमेंट्स विदाउट रिकोर्स टू द एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग. सो विदाउट रिकोर्स मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपको जब कैश फ्लो का इंफॉर्मेशन मिलेगा उससे आप ये सारे डिसीजंस ले सकते हो कि डिविडेंड पे कितना हम कर सकते हैं, लोन रीपेमेंट के लिए हमारे पास कितने फंड्स अवेलेबल है. वो अभी प्राइमरीली डिराइव फ्रॉम द principal revenue producing activity, generally result from the transaction and other events that have role in the determination of net profit or loss. Examples देखो समझ में आ रहे हैं क्या. First is cash receipt from the sale of goods and rendering of service, ये operating activity हुआ. Second देखो cash receipts from royalties, fees, commissions and other revenue. So एजेंट के लिए कमीशन इज प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ना. सो उसका मेन इनकम क्या होगा, कमीशन. ठीक है. देन कैश पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड परचेसेस के लिए जो पेमेंट करेंगे वो. देन कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज, दैट इज सैलरी का पेमेंट, वेजेस का पेमेंट. Then cash receipts and cash payments of an insurance entity for premiums and claims, annuities and other policy benefits. So अगर आपकी एंटिटी इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, तो उनके लिए इनकम क्या है, प्रीमियम. प्रीमियम इज देयर इनफ्लो एंड जो लोग क्लेम करेंगे, कस्टमर्स क्लेम करेंगे तो वो आउटफ्लो हुआ. करेक्ट. देन कैश पेमेंट्स और रिफंड्स ऑफ इनकम टैक्सेस. सो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स इनफ्लो आएगा अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स विल बी आउटफ्लो अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. बट आगे देखो क्या दिया है, अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विथ फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. अगर वो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी के साथ आप रिलेट कर सकते हो तो वहां पर जाएगा टैक्स. सो फॉर एग्जाम्पल टैक्स पेड ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इन्वेस्टिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो उसके ऊपर जो टैक्स पे किया है वो कौन से एक्टिविटी में जाएगा,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको सिर्फ इनकम टैक्स या सिर्फ टैक्स पेड ऐसे दिया है तो आप क्या एज्यूम करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड स्पेसिफिक दिया है टैक्स पेड ऑन डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, तो आप लिखोगे उसको इन्वेस्टिंग के अंडर। ठीक है, डिबेंचर्स इशू हमने किए हैं तो इंटरेस्ट हम पे करेंगे ना, हमारे लिए इनकम तो है ही नहीं, वो फाइनेंसिंग करें। हाँ, नाउ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, option contracts and swap contracts when the contracts are held for dealing or trading purpose. So future contracts and forward contracts क्या होता है, ये सारे contracts, option contracts, swap contracts क्या होते हैं। So दो parties, suppose Mr. A and Mr. B, they decide नाम में ही है उसके फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये क्या करते हैं कि इसमें बेस जो है बाय और सेल जो करना है वो कुछ भी हो सकता है, वो करेंसी हो सकती है, वो शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, कुछ भी गुड्स हो सकते हैं उसमें, मतलब वीट राइस करके कुछ भी गुड्स हो सकते हैं। इसमें वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि क्वांटिटी डिसाइडेड होती है। फॉर एग्जांपल शेयर्स लिया हमने 100 शेयर्स, ओके, सो मिस्टर ए promises Mr. B to sell 100 shares at rupees 50 on 16th August 24। तो इसको फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। मतलब यहाँ पर हमने क्वांटिटी फिक्स की है, रेट भी फिक्स होता है, डेट भी फिक्स होती है। सो 16 अगस्त को एक्चुअल शेयर मार्केट में अगर इस शेयर की प्राइस है 49, ओके, तो ए को लॉस होने वाला है या गेन होने वाला है, गेन होगा। ए सेल कर रहा है ना, क्योंकि बी को लॉस होगा। अगर वो शेयर मार्केट में जाता तो उसको 49 रुपीज मिलते ना सेल करके ए को, बट इसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो 50 को सेल करेगा एंड बी ने उसको एग्री किया है, सो लॉस बी को है। हाँ, ए को कितना मिलने वाला है, अभी भले ही मार्केट में रेट क्या चल रहा है 49, बट अभी बी को कंपलसरी कितना देना पड़ेगा, 50 देना पड़ेगा। सो यहाँ पर गेन एक का होने वाला है और एक का लॉस ही होने वाला है। सो ये कौन दो लोग आ सकते हैं जिसके अपोजिट व्यूज है रिलेटेड टू द मार्केट। एक को लग रहा है कि रेट कम होने वाला है एंड दूसरे को लग रहा है नहीं रेट बढ़ने वाला है, ओके। सो वो दो अपोजिट व्यूज वाले ही इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर ऐसे फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने एंटर किया एंड इट इज फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पस, तो वो हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। एंड वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है तो कौन से एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ओके। ट्रेडिंग मतलब इनका मेन काम ही यही है, मतलब ये इतना ही बिजनेस करते हैं, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई। एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब इनका रेवेन्यू, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ये नहीं है फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, ठीक है। कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम द परचेस एंड सेल ऑफ डीलिंग और ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, वही ऑपरेटिंग। एंड कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नहीं, ये ऑपरेटिंग के ही हम कर रहे हैं एग्जाम्पल। सो यहाँ पर देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब मुथूट फाइनेंस वगैरह, SBI म्यूचुअल फंड जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, ओके, NBFCs बोलते हैं ना जिनको हम, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब वो क्या, हाँ, मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनका मेन काम है लोन एंड एडवांसेस देना एंड उस पर इनकम कमाना।
तो उनके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई, एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि वो दूसरे को लोन दे रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं और उससे क्या कर रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं एज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नॉन फाइनेंशियल के केस में। बट फाइनेंशियल एंटिटीज के लिए क्या है, वो ऑपरेटिंग है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके एग्जाम्पल्स देखो क्या है, कैश पेमेंट्स टू एक्वायर फिक्स एसेट्स इंक्लूडिंग intangible. These payments include those relating to capitalized research development cost and self constructed fixed asset. मतलब कौन सा भी फिक्स एसेट में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा अंडर कैश आउटफ्लो। एंड कैश रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल्स एंड अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स। सेल ऑफ एसेट कहाँ पर आएगा, इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग। कैश पेमेंट्स टू एक्वायर इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटिटीज, इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स। दूसरे कंपनी के डिबेंचर्स या इक्विटी में आपने इन्वेस्ट किया तो वो इन्वेस्टिंग हो गया। अदर देन पेमेंट्स फॉर दोज इंस्ट्रूमेंट्स कंसिडर्ड टू बी कैश इक्विवेलेंट। सो आपने कैश इक्विवेलेंट में इन्वेस्टमेंट किया तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। कैश इक्विवेलेंट में हमने देखा है ना, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड लेस देन 3 months के लिए अगर आपने कौन सी इन्वेस्टमेंट की है तो वो कैश इक्विवेलेंट में कवर अप हो जाएगी, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। सो हेल्ड फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पज है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आता है, वो कहाँ पर जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कैश रिसीट्स एंड कैश रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटिटीज एंड इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स अदर देन रिसीट्स फॉर दोज इंस्ट्रूमेंट्स कंसिडर्ड टू बी कैश इक्विवेलेंट, दोज हेल्ड फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पज। देन कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू अदर पार्टीज। आपने किसी को लोन दिया है या एडवांस दिया है तो वो क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बट आप खूब फाइनेंसिंग कंपनी हो तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि आपका मेन बिजनेस ही वही है। सो अदर देन एडवांसेस एंड लोन्स मेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देन कैश रिसीट्स फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू अदर पार्टीज। वो आपको रीपे कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। Again, other than advances or loans of a financial institution. Then cash payments for future contracts, forward contracts, option contracts, swap contracts, except when the contracts are held for dealing or trading purpose or the payments are classified as financing activity. And cash receipts from future forward option swap contract except when the contracts are held for dealing or trading purpose, तो वो ऑपरेटिंग में जाएगा। एंड रिसीट्स आर क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग। फाइनेंस रेज करने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर जाएगा। आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया रहेगा इस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है। सो पर्पस के हिसाब से आप उसको एक्टिविटीज में डिवाइड कर सकते हो। एंड लास्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या होगा बताओ, इशू ऑफ शेयर्स, equity instruments, cash payment to owners to acquire or redeem the entity's shares, and cash proceeds from issuing debentures, loans, notes, bonds, mortgage and other short-term, long-term borrowings, and cash repayment of the amount borrowed, and cash payment by lessee for the reduction of the outstanding liability relating to finance lease. So ये हम AS 19 में कवर करेंगे। अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर आएगा इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ओके, अभी हमने 2 मेथड से ऐसे देखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के। नाम क्या थे, डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड। तो ये 2 मेथड सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए है,
ये दो मेथड सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के लिए दो मेथड्स नहीं है, एक ही मेथड है उसके लिए। ओके, इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाओ, 11.83 पेज पे। ओके, हम क्वेश्चन कौन से लाइन से पढ़ते हैं? मानस को पता होगा, मानस लास्ट लाइन से, क्योंकि लास्ट लाइन में क्वेश्चन होता है, तो पहले क्वेश्चन की लाइन पढ़ो तो हमें समझता है कि एग्जैक्टली करना क्या है। ओके, आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे आपको पता ही नहीं है क्या करना है, आप सिर्फ रीड कर रहे हो, बट आपको पहले ही क्वेश्चन पता है तो आप उस डायरेक्शन में थिंक करना ऑलरेडी स्टार्ट करते हो। तो हमें क्या करना है, देखो, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंटेलिजेंट लिमिटेड अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, अंडरलाइन करो इसको, नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, हैज द फॉलोइंग एंट्रीज इन इट्स बैंक अकाउंट, इट हैज सॉट योर एडवाइस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द सेम फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपको एक लिस्ट दी है 6 एक्टिविटीज की, आपको उसको डिवाइड करना है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू द फॉलोइंग एंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन देम। लोन किसको दिया है? पहले आपने सप्लायर को लोन दिया है, तो ये कहाँ पर जाएगा? हाँ, ऑपरेटिंग। लोन गिवन टू सप्लायर, लोन गिवन टू एम्प्लॉयज, दोनों लिखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दोनों के सामने लिख दो। एंड जो तीसरा लोन है वो दिया है आपने सब्सिडियरी कंपनी को, तो सब्सिडियरी कंपनी आपको पता है फाउंडेशन लॉ में था, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी रिलेशनशिप, मतलब आपका उस कंपनी में कितना होल्डिंग है? मोर देन 50%, करेक्ट। तो वो कंपनी सब्सिडियरी कंपनी हो गई, तो उसको आपने लोन दिया है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया, करेक्ट। सेकंड तो बहुत इजी है, नाम में ही है उसके, इन्वेस्टमेंट मेड, हाँ, इन सब्सिडियरी स्मार्ट लिमिटेड एंड डिविडेंड रिसीव्ड है उसके ऊपर। सो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ। पहला है वो आउटफ्लो है एंड डिविडेंड रिसीव्ड है वो इनफ्लो है। थर्ड इज डिविडेंड पेड, वो क्या है? हमारे शेयर होल्डर्स को हमने डिविडेंड दिया है ना, आउटफ्लो अंडर नहीं, डिविडेंड पेड आप किसको? फाइनेंसिंग, इशू ऑफ शेयर्स आपने इशू किए रहेंगे और उन शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड दे रहे हो। मैंने बोला था ना, यहाँ पर ही कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। सो डिविडेंड रिसीव कब होता है आपको बताओ? जब आप दूसरे के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो एंड आपको डिविडेंड रिसीव होता है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई। बट इशू ऑफ शेयर्स इशू करने के बाद आप उनको डिविडेंड दोगे ना, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। नेक्स्ट इसमें दिया है TDS, TDS इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सो एट सोर्स ही टैक्स डिडक्ट होके टैक्स पेयर के हाथ में बाकी इनकम जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज उसका इनकम है, तो कंपनी टैक्स माइनस करके, अगर 10% TDS का रेट है तो 10 रुपीज माइनस करके 90 रुपीज देगी डायरेक्टली। सो ये क्या है? TDS ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, करेक्ट। TDS on interest earned on advance given to suppliers, advance given to suppliers, operating, correct.
इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स बाय फायर। हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि आपका एसेट जो है, एसेट में इन्वेस्टमेंट की थी ना आपने, वो एसेट का लॉस हुआ है बाय फायर एंड उसके अगेंस्ट आपको क्लेम मिल रहा है, सो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। सो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आता है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नहीं, एमसीक्यू नहीं, ऐसे लिखना है ना आपको, सप्लायर के सामने ऑपरेटिंग कैश फ्लो, एम्प्लॉयज के सामने ऑपरेटिंग कैश फ्लो, सब्सिडियरी कंपनीज इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडियरी कंपनी इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग कैश आउटफ्लो, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, इन्वेस्टिंग कैश आउटफ्लो, एंड टीडीएस इज टैक्स पे करना है ना गवर्नमेंट को, इसलिए वो आउटफ्लो है। देन टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अर्न ऑन एडवांसेस गिवन टू सप्लायर्स, हाँ, ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो, एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कैश इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, क्वेश्चन 2 अभी नहीं करेंगे, इट इज बाय इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है इसमें। हाँ, इलस्ट्रेशन 3 करेंगे अभी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो हमें पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं प्रिपेयर करना है इसमें, सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो समरी दी है आपको कैश अकाउंट की, एंड आप एक एक बताओगे, अगर वो ऑपरेटिंग में आएगा तो ही आंसर में आएगा, वो अगर फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग वाला है तो इस आंसर में नहीं आएगा अभी के लिए, क्योंकि अभी हमें सिर्फ क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो ओपनिंग बैलेंस, देन कैश सेल्स आएगा ऑपरेटिंग में, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स से पैसे रिसीव हो रहे हैं, दैट इज ऑपरेटिंग, ट्रेड कमीशन ऑपरेटिंग ही है ना, हाँ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टिंग है तो ये नहीं आएगा। लोन फ्रॉम बैंक क्या है, ऑपरेटिंग तो नहीं है बट क्या है बताओ, नहीं, लोन लिया है, फंड्स रेज, हाँ, फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आपको रिसीव हुआ है, रिसीट साइड को है, हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पेमेंट्स में कैश परचेसेस ऑपरेटिंग, ट्रेड पेएबल्स ऑपरेटिंग, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है, इनकम टैक्स ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट की है अपने इन्वेस्टिंग, रीपेमेंट ऑफ लोन करेक्ट, आपने लोन लिया था वो आप रीपे कर रहे हो, सो फाइनेंसिंग, एंड उस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, हाँ, फाइनेंसिंग करेक्ट, से दोनों फाइनेंसिंग हो गए। सो ओ वाले देखने हैं हमें सिर्फ अभी, ऑपरेटिंग वाले। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्टिकल होता है, फॉर द ईयर एंडेड होता है, ऑफ मतलब कंपनी का नाम लिखना है यहाँ पर, एंड एज ऑन तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये फ्लो इनफ्लो आउटफ्लो पूरे साल में क्या हुआ, इसलिए वो फॉर द ईयर होगा। सो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड डायरेक्ट मेथड से है ये। सो अगर आपको क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है तो आपको डायरेक्ट मेथड यूज करनी है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। एंड अगर आपको ऐसे दिया हुआ है ना बैलेंस शीट, जैसे क्वेश्चन 2 में देखो था, ये बैलेंस शीट है, ओके, तो कौन से इससे करना है, इनडायरेक्ट मेथड से। यस, सो ये कैसे लिखना है देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर्टिकुलर्स रुपीज, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड कमीशन रिसीव्ड, ये तीनों उसकी टोटल आउटर कॉलम में, एंड लेस में पेमेंट्स लिखोगे, पेमेंट्स फॉर कैश परचेसेस, पेमेंट्स फॉर ट्रेड पेएबल्स, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट फॉर इनकम टैक्स, एंड ये आउटर कॉलम में टोटल ऑफ पेमेंट्स, एंड देन 17,000 निगेटिव हो गया। सो यहाँ पर नेट कैश फ्लो यूज्ड
लिखना होता है, इतना यूज किया इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, सो ये सॉल्व करो नोटबुक में, आपका फर्स्ट क्वेश्चन नोटबुक का। हाँ आंसर हाँ, सिर्फ आंसर लिखना है। सो पहले इलस्ट्रेशन 1 का भी लिखो एंड देन 4 का लिखो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको खुद से सॉल्विंग के लिए दे रही हूँ। पहले ये कंप्लीट लिखो क्योंकि ये 5 मार्क्स के लिए आता है, इसमें आउट ऑफ मिलने चाहिए हमें। ये बिना देख के लिखोगे। इलस्ट्रेशन 1 एंड 4, 3 है 1 एंड 3 किया क्या अभी हमने? वो 3 है। हाँ, 1 एंड 3, यस 1 एंड 3। ओके ठीक है। सो तू 4 ट्राय करू शकतोस तोवर। रिद्धि सॉल्व करना है तुम्हें, फर्स्ट एंड थर्ड। आज नोटबुकच नाही आणलेली, एकही नाही, रफ आहे।
is sent back for correction by the student section. काय करेक्शन आता करायचे? Please upload your crop signature with white background. तेच केलं होतं. हां As it will also appear on your mark sheet. पण ते केलं होतं. White background. आता white background. हो परत कर मग, परत अपलोड कर, काय दुसरं ऑप्शनच नाही आहे. रिद्धि हुआ है क्या कंप्लीट तुम्हारा फर्स्ट एंड थर्ड?